ओम श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणम्। देवी प्रपन्नाति हरे, पसीद पसीद मातर्जगतो अखिलस्य। पसीदवेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। आज का कक्षा है शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। ये अनिवार्य प्रथम पत्र में पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें टिप्पणी के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व कक्षा में मैंने टिप्पणी के रूप में भास्कराचार्य के बारे में बताए हुए थे। भास्कराचार्य के पिता का नाम राजशेखर। इन्होंने ज्योति विद्या में निपुण थे और अपने पुत्र भास्कराचार्य को ज्योतिष विद्या सिखाई। इनका जन्म लगभग 10 से 26 से लेकर 1114 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने 36 वर्ष के अवस्था में ही सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। इनके बृहत कथा सरस कवि भी थे। अब भास्कराचार्य के काल समय क्या था, तो आज का मुख्य विषय है, शीर्षक है भास्करोत्तर काल। भास्करोत्तर काल। भास्कराचार्य के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के लेखक भारतवर्ष में इधर उधर मिलते भी हैं, जिनके ग्रंथों में फलित, जातक, मुहूर्त आदि विषयों का वर्णन मिलता है। वाल्यसेन, मकरंद, गणेश देववत। अब ये वलाल सेन कौन थे?
तो वलाल सेन प्रसिद्ध राजा लक्ष्मण सेन के पिता महाराज धीराज वलाल सेन ने 1168 ईस्वी में अद्भुत सागर नामक संहिता का बृहद ग्रंथ बनाया, जो बृहद संहिता के नाम से जाना जाता है। अनेक प्राचीन आचार्यों तथा ग्रंथों के उद्धरण दिए गए हैं। इस जो में ज्योतिष संबंधित बहुत सी विलक्षण घटनाओं का उल्लेख है। केशवारकर का विवाह वृंदावन 13 सती नामक मुहूर्त ग्रंथ विवाह संबंधित मुहूर्तों का अच्छा परिचय देता है। ज्योति विदाभरण नामक मुहूर्त ग्रंथ, जो किसी कालिदास के द्वारा विरचित बतलाया गया है, इसी युग की कीर्ति है। महेंद्र सूरी का यंत्रराज रचना काल 1292 तक यंत्रों की जानकारी के लिए प्रमाणिक ग्रंथ है। अब है दूसरा मकरंद। इन्होंने 1478 ईस्वी में सूर्य सिद्धांत के अनुसार तिथि आदि की जानकारी के लिए अपने ही नाम का एक सारिणी काशी में रची, उसे जिसके अनुसार काशी तथा मिथिला प्रांतों में आज भी पंचांग बनाए जाते हैं। और छठा है गणेश दैवज्ञ। इस ग्रंथ का गणेश देवज्ञ इनका मुख्य ग्रंथ ग्रह लाघव है, जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके ऊपर अनेक टीकाएं मिलती भी है। इनके पिता केशव भी बड़े आचार्य तथा संशोधक थे। सूर्य, चंद्रमा और तारा ग्रहों का भेद करके गणना ठीक करने पर इन्होंने बड़ा जोर दिया है। केशव का मुख्य ग्रंथ ग्रह कौतुक है, जिसका आरंभ 1496 ईस्वी में किया था। और 7वां ग्रंथ है नीलकंठ। इनका ताजिक नीलकंठी नामक बहुत बड़ा प्रसिद्ध है।
जिसे वर्ष फल बनाने के लिए ज्योतिष लोग आज भी काम में लाते हैं। ये अकबर के दरबार के सभा पंडित थे और 1587 ईस्वी में नीलकंठी का निर्माण किया गया। इन्हीं के अनुज रामदेवज्ञ की मुहूर्त चिंतामणि रचनाकार 1522 नामक अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो आजकल मुहूर्त का निर्णय करने में सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। इस ग्रंथ के ऊपर इनके भतीजे गोविंद ने पीयूष धारा नामक टीका लिखी। कमलाकर पिछले युग के सुप्रसिद्ध ज्योतिष थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी के लगभग हुआ था। इस प्रकार ये न्यूटन के समकालीन ज्योतिष हैं। इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रंथ है सिद्धांत तत्व विवेक, जिसे उन्होंने काशी में 1580 में 1658 ईस्वी प्रचलित सिद्धांत के अनुसार लिखा था। इस ग्रंथ में बहुत ही नवीन बातों का समावेश भी है। पता चलता है कि ये मौलिक विचारधारा के विद्वान थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कहीं ध्रुव तारा की गति का वर्णन नहीं है, परंतु ये उसे गतिशील मानते थे। आज भी वैज्ञानिक गणना के प्रमाणित होता है। आज भी वैज्ञानिक गणना से प्रमाणित होता है कि अंक गणित, रेखा गणित, छत्रमिति तथा ज्या साधन की रीतियां कई बातों में गई है। तो आज के व्याख्यान में भास्करोत्तर काल के बारे में जानकारी अभी प्राप्त किए हैं और दूसरा टिप्पणी के रूप में हम ज्योतिषा वेधशालाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करने अभी जा रहे हैं। तो ज्योतिषी वेधशाला, ज्योतिषी वेधशाला क्या है, उसके बारे में अभी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। वेधशाला ज्योतिष गणना का प्रधान साधन है। ज्योतिषी वेधशाला क्या है, उसके बारे में आप ये जानिए कि वेधशाला ज्योतिष गणना का प्रधान
साधन है, जिसके अभाव में ज्योतिष की उन्नति कभी भी नहीं हो सकता है। भारत में वैज्ञानिक वेधशाला के निर्माण का श्रेय जयपुर नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय को प्राप्त है। यह महाराज राजनीति के दांवपेच में ही कुशल नहीं थे, परंतु ज्योतिष में गाढ़ प्रेम तथा परिचय रखते थे। आकाशीय पिंडा की वेद प्राप्त तथा गणना प्राप्त स्थितियों के अंतर को सुधारने के लिए जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, काशी तथा मथुरा में इन्होंने वेधशालाएं स्थापित की, जिससे अनेक वेधशालाएं आज भी ठीक से काम कर रही है। इन यंत्रों का बनवाने के लिए उन्होंने अपने पंडितों को विदेशों में भी भेजा। ऐसे पंडितों में सम्राट जगन्नाथ मुख्य थे। ये वेधशालाएं भारतीय इतिहास के अंधकारमय युग में उज्ज्वल प्रकाश का स्तंभ कार्य कर रही है अभी भी। जय सिंह ने वेधशालाओं में आकाशीय पिंडों की स्थिति नापने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, जिसमें यंत्रराज, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश तथा राम यंत्र मुख्य हैं। इसमें यंत्रराज एस्ट्रालब का प्रतिनिधि है, जो अरब वालों से सीखकर बनाया गया है। इन यंत्रों में सम्राट यंत्र सबसे महत्वशाली है। इसी प्रकार दिग्ग यंत्र है, नाड़ीवलय यंत्र, दक्षिणोवित यंत्र, साष्टांश यंत्र तथा मिस अपनी उपयोगिता आज भी बनाए हुए हैं। यह सब वेधशालाओं में सब यंत्र यही है। जयपुर तथा दिल्ली की वेधशाला सुरक्षित दशा में है। आधुनिक यंत्रों में तुलना करने पर ये उतनी सूक्ष्म गणना में सफल नहीं है, परंतु जिस युग में यंत्र बनाए गए उस समय इससे अधिक उपयोगी वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण संभव
नहीं था। अब देखते हैं फलित ज्योतिष क्या है। ज्योतिषों की प्रतिपाद्य 3 की मुख्य शाखाएं हैं। ज्योतिष की प्रतिपाद्य 3 ही शाखाएं हैं, जिनके नाम वराह मिहिर के अनुसार है। पहला है सिद्धांत, दूसरा है संहिता और चौथा है होरा। होरा मतलब होता है समय। इस वर्गीकरण के कारण ज्योतिष त्रिस्कंध कहलाता है। अब है पहला सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? जिस शाखा में रचित गणित द्वारा ग्रहों की आकाशीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसे सिद्धांत कहते हैं। काल गणना, ग्रह गति गणना, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, पृथ्वी नक्षत्र ग्रहों की संस्था का निरूपण तथा ग्रह वेद के लिए मंत्रों का निर्माण, अनेक वस्तुएं सिद्धांत के प्रतिपाद्य हैं। तंत्र तथा करण का भी अंतर्भाव इस संबंध में किया जाता है, परंतु करण में किसी नियत शकवर्ष से ही ग्रहों का साधन किया जाता है। उदाहरणार्थ सुसिद्धांत है। सिद्धांत ग्रंथ आर्यभट्टीय आदि हैं। तंत्र ग्रंथ तथा ग्रह लाघव, केतकी, ग्रह गणित आदि ग्रंथ भी है। तो शास्त्रीय प्रतिष्ठा 3 खंड अनिवार्य पत्र में संस्कृत वाङ्मय का अंतर्गत जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की पढ़ाई की जाती है, उसमें टिप्पणी के रूप में भास्करोत्काल, भास्करोत्तरकाल एवं ज्योतिष वेदशालाएं के बारे में अभी आप जानकारी प्राप्त किए हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।